तो ये बहकाने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन सेट किया जाता है इसमें कि एडजेसेंट साइड। अब बच्चा सोचेगा जिसको पता ही नहीं है वो क्या, तो छोटा भाई पड़ोसी भाई जो पास रहे, एक ही साथ रहेंगे, ठीक है। आसन्न भुजाएं, ये कि रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है आपका स्क्वायर शेप ही मान के चलिए। स्क्वायर शेप के आप क्या कर लीजिए, कोई भी दो कॉर्नर को पकड़कर पिचका दीजिए, पिचका दिए, जो कुछ भी आपके सामने बनकर आएगा वही रोम्बस है। अब लेकिन बात यह है कि इसका हम निकालेंगे कैसे, तो चलते हैं हम हेरन्स फॉर्मूले की तरफ, जो ये कहता है कि अगर आपके पास किसी भी ट्रायंगल का हाइट नहीं है फिर भी मैं आपको एरिया बता दूंगा। कैसे बता दोगे हेरन? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डागेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, आज है वीडियो लेक्चर नंबर 2, जहां पे हम बात कर रहे हैं पीएम यशस्वी योजना के तहत जो आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली उसकी तैयारी से रिलेटेड। और जैसा कि आप जानते हैं डीसी मैथ्स पाटन आपको तैयारी करवा रहा है आपके मैथ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसका सैंपल पेपर लेके आ रहे हैं, सैंपल क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, वो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं स्टूडेंट जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, हमारे वीडियो लेक्चर्स मेनली अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा आपके लिए स्टेट बोर्ड वालों के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो स्टेट बोर्ड्स में नहीं होते हैं। तो हम सभी टॉपिक्स को यहाँ पे बिल्कुल आराम से कर रहे हैं स्टूडेंट। जैसा कि अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर देखा ही होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन का सेट ले रहे हैं और उसको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के, आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन जो कि हैं आपके 11 से 20 तक के क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, सो साथ बने रहिएगा स्टूडेंट, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा है कि लगभग आधे घंटे की क्लास थी, लेकिन सबसे डीप क्लास हमने वहां किया है। चलिए अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए देखिए। और पहला क्वेश्चन के रूप में आ रहा है स्टूडेंट ट्रायंगल से रिलेटेड। देखिए पहला ही क्वेश्चन ऐसा है, अगर मैं बात करूं हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड की, तो इससे रिलेटेड आप नहीं यहाँ कुछ पाएंगे, यहाँ आपको कोई फॉर्मूला नहीं मिलने वाला है इस पैटर्न से रिलेटेड। सो ध्यान से समझिएगा क्या है क्वेश्चन, कि 2 वर्टिसेस of a triangle are 3,5 and -4, -5. If the centroid of the triangle is 4,3 then find the third vertex। बहुत ही आसानी से बनने वाला क्वेश्चन, बिल्कुल फॉर्मूले पे ये गया स्टूडेंट। क्या दे दिया गया है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन की बात किया तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल के वर्टेक्स क्या होते हैं, शीर्ष क्या होते हैं, शीर्ष के मान दे दिए गए हैं और आपको पूछा क्या गया है, इसका थर्ड साइड पूछा जा रहा है, सॉरी दो शीर्षों का मान दे दिया गया, मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है, और कुछ चीज दिया गया है, क्या है इसका स्टूडेंट, सेंट्रॉइड। अब ये सेंट्रॉइड क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, केंद्रक। तो थोड़ा सा सुन लीजिए कि मैंने क्या किया, कोई भी वर्टेक्स है और ये इसके अपोजिट एक साइड है, इसके मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु से यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करा दिया। तो ये जो लाइन है तो स्टूडेंट किसी भी लाइन के ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट जो आपका वर्टेक्स होता है उससे ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन होता है वो कहलाता है आपका मीडियन। ऐसे ही मैंने यहाँ से भी ड्रॉ कर दिया, यहाँ से भी ड्रॉ कर दिया, और मैंने क्या किया, यहाँ से भी ड्रॉ कर दिया। तो प्रॉपर्टी ये होता है कि ये तीनों ही जो मीडियंस होते हैं वो कहाँ पे कॉन्करेंट होते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं, संगामी होते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या होता है, ये जो पॉइंट मिलते हैं ये इसको हम डिनोट करते हैं जी से, और यही आपका क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। ध्यान रखिएगा, यही क्या होता है आपका सेंट्रॉइड होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। और इसी का निर्देशांक आपको दे दिया गया है, केंद्रक क्या दे दिया गया है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दे दिया गया है 4,3। इसका जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या दे दिए गए हैं, जी का 4,3 दे दिए हैं। अब मान लीजिए कि और जो दिए गए हैं वर्टेक्स दिए गए हैं, मतलब कि कितना, शीर्षों के मान 3,5 दिए हैं, और एक को मान लीजिए आप क्या, -4, -5, ये हो गया। अब अगर बात की जाए इसकी तो इसको हमें निकालना है, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको x, y ले लेता हूं, तो देखिए इससे रिलेटेड आपको फॉर्मूले बिल्कुल पता होने चाहिए। सबसे पहली बात की जाए तो इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। चलिए पहली बात, वर्टेक्स दिए गए हैं तो वर्टेक्स हमने लिख लिया। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, सेंट्रॉइड है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड जी इज इक्वल टू, ये होता है आपका x1 प्लस, या थोड़ा सा इसको अलग करके लिखते हैं, x के लिए लिखें, x के लिए तो x के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करते हैं, x प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। y का हम कैसे पता करते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। अब ये x क्या है, ये x कहाँ से आएगा, ये x और ये y, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये है जो सेंट्रॉइड के जो केंद्रक के निर्देशांक है वो है, क्योंकि ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है हमारा, कि अगर मेरा सेंट्रॉइड का क्या होता है, x, y होता है, तब फॉर्मूला ये बन के आता है। अभी x, 5 की जगह क्या है मेरे पास,
मेरे पास है 4,3। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, अब 4 लिख दूंगा और इसके जगह पे क्या लिख दूंगा, मैं 3 लिख दूंगा। अब ये फॉर्मूला है। अब देखिए आपके पास ये जो है x1 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, x3 यहाँ पे, y1 y2 y3 रख दीजिए वैल्यू। देयरफॉर 4 इज इक्वल टू x1 3 प्लस x2 -4, तो ये हो जाएगा 3 - 4 और प्लस x डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 3 - 4 -1 प्लस x। इस तरीके से x का वैल्यू आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा तो +1, x का वैल्यू आ गया 30। एक कोऑर्डिनेट्स तो पता चल गया x का वैल्यू। इसी तरह y का वैल्यू, देयरफॉर y मतलब कि 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 कितना है 5, y1 है 5, y2 है -5, तो 5 - 5 प्लस y डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 5 में 5 माइनस करेंगे 0 और y का मान। इस तरीके से अगर आप देखें स्टूडेंट तो आपका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y निर्देशांक क्या मिल जाएंगे आपके 13,9। क्या ऑप्शन में ये दिया गया है? अगर ऑप्शन की बात की जाए तो जी ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या होगा आंसर। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई स्टूडेंट। ये फॉर्मूला है जब कभी भी आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों या नहीं भी दिए गए हों। कई बार ऐसा होता है कि आपको ये वर्टेक्स का वैल्यू दे दिया जाएगा, इनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे, निर्देशांक दे दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा डायरेक्ट क्या सेंट्रॉइड पूछा जाएगा। फिर भी यही फॉर्मूला आएगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये x के कॉमन निकालने के लिए और y के कॉमन कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ये। चलिए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर पे अगर हम देखें 12 नंबर पे, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और बहुत ही शानदार पैटर्न का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। अपने आप में इस तरीके का क्वेश्चन आप शायद ही अपने क्लास 10th में किए होंगे। अगर स्टेट बोर्ड की बात की जाए तो, अगर हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड की बात की जाए तो वहाँ तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है आपको। चलिए देख लेते हैं इसको कि ये है आपका अ स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। बहुत ही आसानी से बनने वाला, लेकिन कुछ टर्म्स हैं उनको आपको समझना है। सर्कमस्क्राइबिंग ये क्या होता है? ये होता है स्टूडेंट कि कौन, अ स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक सर्कल को एक स्क्वायर ने क्या कर लिया है, चारों ओर से घेर लिया है, चारों ओर से घेर लिया है। मान लीजिए कि ये है और कुछ इस तरीके से उसमें मिल रहा है स्टूडेंट। सपोज ये मान लीजिए कि ये क्या है आपके, ये है आपके स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अब इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, ये वाला पार्ट देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो पार्ट है वो छूट रहा है, ये वाला जो पार्ट जो है वो छूट रहा है ये, और ये वाला पार्ट किसका हो गया, पूरा सर्कल का हो गया। फिर आपको क्या करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल, मतलब कि सर्कल के एरिया को छोड़कर, इस वृत्त के एरिया को छोड़कर आपको क्या करना है, ये जो मैंने इसको सेट किया है उसका वैल्यू आपको निकालना है, एरिया निकालना है। और एक चीज़ आपको बता दिया गया है कि सर्कल का एक साइड कितना है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर का है। आइए देखते हैं इसको कैसे निकालना है। चलिए तो सबसे पहली बात की जाए तो सर्कल का हमें पता है कि कैसे बनता है कि सर्कल के लिए चाहिए होता है हमें रेडियस। अब जरा देखिए स्टूडेंट, रेडियस की बात तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इस छोर से, मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को अगर ज्वाइन करता हूं तो ये पूरा क्या होता है आपका, डायमीटर होता है, डायमीटर होता है। और डायमीटर तो आपको दे दिया है, क्या बातें समझ आ रही, डायमीटर दे दिया गया है। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू होता है, सिंस क्या चीज़ें बता दी गई हैं आपको कि वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एक साइड क्या है इसका, स्क्वायर का एक भुजा का मान 14 सेंटीमीटर है। इसलिए क्या मैं लिख सकता हूं कि डायमीटर ऑफ सर्कल, इसका व्यास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, व्यास क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा आपका कितना, 14 सेंटीमीटर। क्योंकि इस छोर से इस छोर तक पूरा 14 सेंटीमीटर है, तो हम तो जानते हैं कि वृत्त के लिए भी क्या होगा, वो डायमीटर का काम करेगा। और हम जानते हैं सिंस क्या कि डायमीटर d इज इक्वल टू क्या होता है, 2r, कि इस त्रिज्या का डबल होता है। तो त्रिज्या का मान निकाल लीजिए स्टूडेंट। क्यों त्रिज्या का मान, क्योंकि अगर मैं इसको एरिया को निकालना है तो इस एरिया को तो घटाना पड़ेगा ना, घटाना पड़ेगा तो ये एरिया चाहिए। एरिया कैसे निकलेगा,
पाई आर स्क्वायर से निकलेगा, तो आर का मान तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आर इज इक्वल टू डी बाई टू मीन्स 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान आप जानते हैं 22/7 गुना आर का मान मतलब कि आर का स्क्वायर मतलब कि 7 का वर्ग। इस 7 से इस 7 को काटा जा सकता है, तो आ जाएगा आपका 22 गुणित 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 2 ज़ा 14 कैरी 1 7 2 ज़ा 14 154। चलिए इस तरीके से अब हमें क्या करना है, हमें इस सर्कल का एरिया भी सर्कल का एरिया निकालने के बाद इस स्क्वायर शेप का भी एरिया निकालना है। सो देयरफॉर अब क्या करना है आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं साइड इंटू साइड, तो 14 इंटू 14 ये हो जाएगा 196। इसका यूनिट है, मान लीजिए स्क्वायर यूनिट कुछ होगा, यूनिट पे अभी ध्यान नहीं दीजिए क्योंकि कंपटीशन एग्जाम दिलाना है आपको, ना कि आपको क्या करना है 5 मार्क्स के लिए लिखना है। तो यूनिट होगा कुछ, यूनिट स्क्वायर यूनिट मान के चलिए, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि बाद में अगर बोल दिए कि सर आपने तो यूनिट्स बताए ही नहीं। चलिए तो ये हैं स्टूडेंट आपके स्क्वायर यूनिट्स, कुछ भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर में दिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी याद नहीं आ रहा था कि सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए अब क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर के जो एरिया है उसमें से इस सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ हिस्सा आएगा स्टूडेंट वो होगा आपका आंसर। तो कितना आ जाएगा आपको, देयरफॉर अगर आप 196 बड़े में से आप छोटे को माइनस कर दें, इस पूरे सर्कल के एरिया को किससे माइनस कर देंगे, इस स्क्वायर के इस वर्ग के एरिया से माइनस कर देंगे, तो ये जो छोटा छोटा भाग बचा हुआ है वो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2, और यहाँ से ये आ जाएगा 6 - 4 2 9 - 5, ये हो जाएगा आपका 4 और 1 - 1 0, मतलब कि 42 क्या स्क्वायर सेंटीमीटर। 42 स्क्वायर सेंटीमीटर आया है क्या किसी का ऑप्शन? बिल्कुल स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी आपका दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर सेंटीमीटर आपका ऑप्शन आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी स्टूडेंट। अगर आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट में बताना ना भूलिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो भी बताइएगा स्टूडेंट, ताकि मैं इसमें कुछ सुधार कर सकूं और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला सकूं स्टूडेंट। लेकिन अगर समझ आ रहा है, अगर आपको थोड़ी भी अगर इससे नॉलेज प्राप्त हो रही तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। आइए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। आगे बढ़ते हुए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये दिया जा रहा है कि साइन 37 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 cos 53 डिग्री, साइन 37 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 cos 53। अब इसका वैल्यू आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से बनने वाला क्वेश्चन है। हमेशा की भांति यही कहूंगा कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये किस सेक्शन से आखिर आया है स्टूडेंट, किस सेक्शन से आया है। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है क्लास 10th में, किस सेक्शन से आया है उस ट्रिग्नोमेट्री का, जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वहां से आया, पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उस सेक्शन से यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो देखिए इनको ऐड करने पर कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। बिल्कुल, इनको ऐड करने पर 90 डिग्री आएगा, मतलब यही एक दूसरे के क्या है स्टूडेंट, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसको क्या करना रहता है, किसी तरीके से या तो साइन को आप कॉस में चेंज कर दीजिए और कॉस को साइन में। आइए साइन को मैं चेंज करता हूँ। तो साइन को अगर मैं चेंज करूँ स्टूडेंट, तो सबसे पहले इस 37 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 90 में से अगर आप 53 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 37 ही आएगा। इस तरीके से लिख लिया अब। लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट हमें पता है स्टूडेंट, क्या कि अगर साइन 90 माइनस थीटा, ये किसका रोल प्ले करेगा, थीटा का, 90 माइनस थीटा। तो हम जानते हैं क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ है, थीटा का वैल्यू यहाँ है। तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह पे क्या है 53 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 cos 53 डिग्री, और इस तरीके से दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट। ऑप्शन की बात की जाए तो कौन से नंबर का ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको 2 फॉर्मूले यूज करने हैं। सबसे पहले है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो 1:4, देन
द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम्स। अब क्या दे दिया गया स्टूडेंट, दो जो है स्फीयर्स, क्या आपको पता है, गोले पता है, गोले फुटबॉल देखा है आपने, बस उसी की बात की जा रही है। उनका जो एरिया का स्टूडेंट, सरफेस एरिया का, और हम जानते हैं कि सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ही है किसमें, स्फीयर में। गोले का कभी लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता है, गोले का ना पूरा गोला आपका लेटरल सरफेस एरिया नहीं रहता उसका, या सरफेस एरिया का हो टोटल सरफेस एरिया या लेटरल, एक ही बात है, सरफेस एरिया ही है। तो ये हो गया। उसके बाद इसका जो रेशियो है वो कितना है, 1:4 है। अब क्या करना है आपको, इसके जो वॉल्यूम्स के जो रेशियो है वो आपको फाइंड करना है। आई स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूले की बात की जाऊँ, ध्यान से सुनिएगा आप, फॉर्मूले जो होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, ये होता है आपका 4πr², 4 वर्ग के योग के बराबर होता है, 4 सर्कल के योग के बराबर। कोई भी 4 सर्कल्स ले लीजिए, उनका एरिया अब जब निकालेंगे तो उनके जो रेडियस होगा उनका ही डबल के बराबर आपका क्या मिल जाएगा, ये स्फीयर मिल जाएगा। चलिए, ये दूसरा हो जाएगा इसका क्या चीज़, वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो ये होता है आपका 4/3πr³, 4/3πr³। अब गिवन क्या है आपके पास, अगर आप देखें तो दो सर्कल्स हैं, दो आपके पास क्या है, स्फीयर्स हैं। तो सबसे मेन चीज़ क्या है स्टूडेंट, आपका आर है। कोई भी चीज़ अगर इस तरीके का है तो आपको क्या चाहिए, सामने से तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक सर्कल के जैसे, और सर्कल के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होता है आपका, रेडियस होता है, कि वो कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, किस पर डिपेंड करेगा, रेडियस पर। वैसे ही आपका जो गोला है, आपका जो स्फीयर है, उसका भी इस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट, चारों ही तरफ से 3D डायग्राम है, यहाँ तो ड्रॉ नहीं किया जा सकता, रेडियस ही मायने रखता है, रेडियस पर ही डिपेंड करेगा कि वो कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। तो अगर मैं मान लूँ कि एक है आपका फर्स्ट का, अगर मान लूँ एक फर्स्ट स्फीयर का क्या हो जाएगा 4πr1 का स्क्वायर, और दूसरे का क्या मान लीजिए 4πr2 मान लीजिए, r2 का स्क्वायर 4πr2 का स्क्वायर। इनका जो है रेशियो कितना आ रहा है स्टूडेंट, इनका जो रेशियो है आपका आ रहा है 1/4 आ रहा है। ये देखिए, ये हो गया आपका पहले स्फीयर का, पहले गोले का, तो r1 कर दिया इसका रेडियस, और दूसरे गोले का r2 कर दिया। अब जरा देखिए यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टर्म्स जो हैं 4π और 4π, आगे आपको मिलेगा ये r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से अगर मैं देखूँ स्टूडेंट, क्या मैं इसको r1 डिवाइडेड बाय r2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 1/4 यहाँ से होल स्क्वायर से इधर स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर कटेगा, तो इस तरीके से r1 डिवाइडेड बाय r2 क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट वॉल्यूम्स का अगर एरिया देखें, देयरफॉर वॉल्यूम्स का एरिया, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4/3πr1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3πr2 का क्यूब। फिर से 4/3π, ये सेक्शन क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा r1 का क्यूब डिवाइडेड बाय r2 का क्यूब, अब r1 और r2 आप जानते हैं स्टूडेंट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r1/r2 का होल क्यूब। ये तो जानते ही है ना आप, घातांक के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, कि अगर दोनों के ऊपर पावर लगे हों और सेम पावर हो तो वो क्या हो जाता है, होल पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब r1/r2 कितना है आपका, r1/r2, तो यहाँ से आप ले सकते हैं 1/2, और इसका अगर होल क्यूब करेंगे आप तो 1/8 आएगा, या यूं कहें 1:8 आएगा। तो वॉल्यूम्स का जो आएगा स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपका 1:8 आएगा। और इसका अगर आंसर की बात की जाए तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है आपका आंसर है। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और खास करके रेशियो वाले क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे इससे जुड़े अगर आप देखें तो। आइए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि अपने आप में एक अलग पैटर्न है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है आपका कि हाफ ऑफ विच नंबर इज 18 मोर देन इट्स 1/5, मतलब कि एक ही नंबर है, उसको अगर हम 5 से डिवाइड करके 18 जोड़ दें स्टूडेंट, उसको हम क्या कर दें 18 जोड़ दें तो उसी नंबर के आधे के बराबर आता है।
नहीं आया समझ में? चलिए फिर से, हाफ ऑफ विच नंबर इज 18 मोर देन इट्स 1/5, मतलब कि कोई नंबर है उसका अगर हमने हाफ कर दिया, ठीक है, एक तरफ हाफ हो गया, उसके बाद उसी नंबर का हम क्या करते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं, 1/5 निकाल लेते हैं, और उसमें अगर 18 ऐड कर देते हैं तो दोनों ही क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। नहीं पता है नंबर तो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं हम कि लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका कि हाफ ऑफ द नंबर, तो हाफ कर देते हैं, कर दिया कि वो नंबर क्या है x है, और x का हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, जो कि किसके बराबर है, इसी नंबर का अगर हमने 5 से डिवाइड कर दें और इसमें क्या कर दें 18 ऐड कर दें स्टूडेंट, उसके इक्वल होगा। क्वेश्चन ने कहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हाफ जो है उसी नंबर के 1/5 में 18 ऐड करने पर हमें मिलेगा, है ना। चलिए अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, इक्वेशन हमें मिल गया है। चलिए इस तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 2, सबसे पहले इधर को सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 5 को 18 से मल्टीप्लाई, 1 को x से मल्टीप्लाई, 5 को 5 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इंटू 1 x प्लस 5 इंटू 18 आ जाएगा आपका 90 डिवाइडेड बाई 5। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से, तो आ जाएगा आपके पास 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 90, आगे ये इधर आ जाएगा तो 3x होगा, 3x इज इक्वल टू 90, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 30, मतलब कि x का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट 30 हो गया। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, ज़रा देख लेते हैं, 30 आ रहा है, कहाँ पे कुछ गड़बड़ जी स्टूडेंट, हुआ है थोड़ा सा मिस्टेक कि यहाँ पे 2 को जब मैंने x से मल्टीप्लाई किया, बट यहाँ पे मैंने इससे मल्टीप्लाई करना भूल गया है, तो 90 से भी होगा तो कितना होगा 180 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 180 आ जाएगा। 180 को अगर आप 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, बिल्कुल 60 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपके अगले क्वेश्चन के रूप में, अगले क्वेश्चन आपको क्या मिल रहा है। नेक्स्ट पैटर्न भी आपके लिए काफ़ी मायने रखने वाला है स्टूडेंट, अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और ये क्वेश्चन आपका देखा जाए तो आपके सीजी बोर्ड क्लास 8 का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपके आसपास वो भी अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको भी ये खबर कर दीजिएगा कि इस प्रकार के पैटर्न जो पॉलीगॉन से रिलेटेड है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बना के आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये है क्या। तो क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि इफ़ द measure of each interior angle of a regular polygon is 135 डिग्री then the number of its sides। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके क्लास 10th के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आपके दो आपके क्या लगने वाले हैं स्टूडेंट, आपके फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है, एक ऐसा पॉलीगॉन स्टूडेंट जिसका हर साइड क्या हो इक्वल हो, लाइक अगर आप देखें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके सभी साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, स्क्वायर है, सभी साइड्स क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके पॉलीगॉन्स होते हैं, और कैसा पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन है। अब इसमें से क्या कहा जा रहा है कि इच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 135। कोई भी एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा उसका जो सभी कोण, प्रत्येक कोण का मान कितना है 135 अंश है, तो आपको क्या करना है कि उसमें साइड कितने होंगे ये बताने हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं, दो फॉर्मूला यहाँ यूज करने वाले हैं। पहली फॉर्मूला ये कि वो बताता है कि इच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू, ये होता है आपका इंटीरियर एंगल निकालना है कब, जब एक्सटीरियर एंगल दे दिया जाता है तब। तो इच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है आपका 360 डिवाइडेड बाई एन, 360 डिवाइडेड बाई एन। इस तरीके से आगे दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो ये होता है, उसके बाद सॉरी ये एक्सटीरियर होगा स्टूडेंट, ये एक्सटीरियर होगा, ये जो होगा एक्सटीरियर, मतलब कि क्या हो बाह्य कोण आपको निकालना हो तब। और दूसरा फॉर्मूला होता है आपका इच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ये होता है आपका 180 डिग्री माइनस ये होता है आपका एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू। अब आप बताइए इसमें से क्या पता है आपको, एक कोई भी हो सकता है पॉलीगॉन है, उसमें से आपको क्या दे दिया गया है, एक
एक इंटीरियर एंगल का, हर एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू दे दिया गया है। अब ज़रा मुझे बताइए क्या मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँ? बिल्कुल रख दो सर। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, कैसे हमें यूज़ करना है। पहले आपको इस सेकंड नंबर के फॉर्मूला को यूज़ करके क्या निकाल लेना है? एक्सटीरियर एंगल निकाल लेना है उसका। तो इच एक्सटीरियर एंगल कि हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या आने वाला है। तो यहाँ पे 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इच एक्सटीरियर एंगल, इच एक्सटीरियर एंगल ये हो गया। इसके बाद देखिए, अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं और इसको इधर लेके चला जाऊं तो ये माइनस साइन हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। तो इच एक्सटीरियर, प्रत्येक जो बाह्य कोण है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो ये कितना आएगा आपका? 45 डिग्री आएगा। किसका मान? इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। जो भी पॉलीगॉन दिया गया है उसमें से प्रत्येक आपके जो एक्सटीरियर एंगल होंगे उनका वैल्यू कितना आ जाएगा? बाह्य कोण का मान 45 अंश आ जाएगा। अब ये पता चल गया तो यहाँ से हमें पता है कि अगर हमें क्या पता हो स्टूडेंट, इच एक्सटीरियर एंगल पता हो तो हम ये जो अननोन क्वांटिटी है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें हर एक क्या पता हो, हर एक एंगल का वैल्यू पता हो तो हम ये नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। यस स्टूडेंट, एन क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, देयरफॉर यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री रख दिया इसका, इस पूरे के जगह पे क्या 45 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। एन का वैल्यू तो मुझे चाहिए, एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 45। ये कैंसल और आपके पास आ जाएगा 14 और ये हो जाएगा 9। मामला गड़बड़ है। कहाँ से? अच्छा 5 है। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सुधार लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? 360 डिवाइडेड बाय 45 डिग्री। यहाँ से 9 से कैंसल तो 9 5 जा हो जाएगा कितना आपका? 45। 9 4 जा और 9 0 जा, 5 1 जा, 5 8 जा, तो कितना हो जाएगा? 8। नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे? 8। और अगर ऑप्शन की बात की जाए स्टूडेंट तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी स्टूडेंट। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको, फिर ये जो होगा आपका वीडियो लेक्चर भी ये भी आखिरी तक चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लेते हुए आपके पास ये कि द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 60 मीटर एंड 80 मीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द डिस्टेंस ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इज 20 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ट्रेपेजियम समझना होगा कि ट्रेपेजियम होता क्या है, दिखने में कैसा होता है, उसके बाद हम आगे की कहानी यहाँ पे बनाएंगे। तो स्टूडेंट कुछ इस तरीके से आपको क्या मिलता है? ट्रेपेजियम मिलता है। ये मान लीजिए क्या है आपका? ट्रेपेजियम है। इसमें से ये जो साइड्स होते हैं अपोजिट साइड, ये क्या होते हैं? पैरेलल, और ये जो साइड हैं वो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। अब अगर मैं इसका नेम बता दूं तो ABCD मान लीजिए, ABCD। अब जो क्वेश्चन दिया है उस पर चलते हैं कि द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। इन पैरेलल साइड्स का क्या दे दिया गया है आपको? लेंथ दे दिया गया है। ये कितना? 60 मीटर और ये कितना? 80 मीटर। फिर आपको क्या दे दिया गया है रिस्पेक्टिवली? इफ द डिस्टेंस ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, if the distance of its parallel side 20 meter, find the area of the trapezium. Find the area of the trapezium. Distance between the parallel lines. Distance, आखिर किसका डिस्टेंस दिए हैं? पैरेलल लाइंस का। मतलब कि ध्यान से समझना स्टूडेंट, बड़ा ही चालाकी से ये बात बताया जा रहा है डिस्टेंस के नाम से, बट ये क्या है आपके? आखिर ये है क्या कि दो पैरेलल लाइन के बीच अगर आपको डिस्टेंस बता रहे हैं, मतलब कि ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक की हाइट है। आपको इनडायरेक्टली क्या बताया जा रहा है? यहाँ से यहाँ तक की हाइट। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? अगर दोनों पैरेलल है तो इक्वल ही होगा, और यही तो इसकी हाइट है ना, क्योंकि फॉर्मूला आपको बनने वाला है, उसमें क्या आने वाला है? हाइट का रोल वहाँ पे मिलने वाला है। तो ये कितना दिया गया है आपको? 20 मीटर्स दिए गए हैं। फिर से मैं एक बार ज़रूर देखना चाहूँगा कितना दे दिया गया है? 20 मीटर्स दे दिए गए हैं। चलिए आइए, अब फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला है ये। अगर मैं इसके ट्रेपेजियम के एरिया की बात करूँ तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। इसी को आप कभी कभी इस तरीके से देखते हैं, 1/2 इंटू B1 प्लस B2 इंटू H।
ये क्या होगा, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज का हाइट एरिया निकालने का फॉर्मूला है। जो जो बातें दिए गए हैं, b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, और b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, तो 1/2 इंटू 60 और ये कितना हो जाएगा 140 मीटर इंटू h कितना दे दिया गया है 20 दे दिया गया है। आइए 2 से अगर इसको कैंसिल कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 70, और 70 और 20 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाएगा 1400, और हम निकाल रहे हैं स्क्वायर और स्क्वायर मीटर। इस तरीके से क्या ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन में है तो जल्दी चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट और देखते हैं इसी पर एक और बेस क्वेश्चन जो कि है पैरेललोग्राम के एरिया से रिलेटेड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये आप मान सकते हैं, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फार्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायग्राम के थ्रू मैं बता रहा हूँ, तो बिल्कुल आप नोट्स तैयार करिए या स्क्रीनशॉट रख लीजिए इनका। चलिए आगे है आपका फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ विच अ डायगोनल measures 65 centimeters and of which two adjacent sides measure 70 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर। 2-3 टर्म्स हैं, उनको सबसे पहले जान लीजिए स्टूडेंट कि डायगोनल क्या होता है और किसमें, पैरेललोग्राम में। एक समांतर चतुर्भुज, फिर से समांतर चतुर्भुज, ये रहा भाई समांतर चतुर्भुज, यह हमारा समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। क्या, पैरेलल और इक्वल, याद रखिए स्टूडेंट, ये क्या होंगे, पैरेलल और इक्वल होंगे। अगर ये ए, ये बी, ये सी, ये डी है, नेमिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर डायगोनल क्या होता है, डायगोनल वो होता है जहाँ से इस कॉर्नर से अगर इस कॉर्नर को मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये डायगोनल, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को ज्वाइन कर दूँ तो ये डायगोनल। मान लीजिए कि ये है, एक ही दे दिया गया है आपको। अब ये क्या दे दिया गया है कि डायगोनल का वैल्यू कितना है 65 सेंटीमीटर है, दे दिया। फिर आपको दे दिया जा रहा है एडजेसेंट साइड्स ऑफ मेजर 70 सेंटीमीटर एंड 75। एडजेसेंट साइड ये क्या है आपके, तो आप इस वर्ड्स पे मत जाइए। एडजेसेंट मतलब कि पड़ोसी भाई, एडजेसेंट मतलब कि क्या, पड़ोसी भाई। मतलब कि अगर आप इसको 70 ले रहे हैं तो इसको 75 लेंगे, ये 70 तो इसको 75 लेंगे। मतलब कि दोनों पास वाले स्टूडेंट, ये आपको ये बहकाने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन सेट किया जाता है इसमें कि एडजेसेंट साइड। अब बच्चा सोचेगा जिसको पता ही नहीं है वो क्या, तो छोटा भाई पड़ोसी भाई जो पास रहे, एक ही साथ रहेंगे, ठीक है। आसन्न भुजाएं, इसका मान कितना दिया गया है 70 और 75। मान लीजिए कि ये 75 है, ये 70 है, और सेंटीमीटर में चीज़ें चल रही हैं, सेंटीमीटर में। अब ज़रा बताइए, अभी अभी मैंने कहा ये पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, ये भी कितना, सॉरी ये 70 और ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्या निकालना है, इस पूरे का एरिया निकालना है। अब एरिया निकलेगा कैसे, अब हम जानते हैं पैरेललोग्राम के एरिया की बात की जाए, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के एरिया की बात की जाए तो ये होता है आपका बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस तो मिल रहा है, हाइट पता ही नहीं है। तो एक 9th का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट, बहुत ही शानदार समझिएगा कि ये जो डायगोनल दिया है जानबूझ के आपके झोली में डाल दिया गया है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको क्या करता है, क्या करता है स्टूडेंट, आपको 2 ट्रायंगल्स में उसको डिवाइड करता है, 2 त्रिभुजों में। और कैसा त्रिभुज, कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम। और सर्वांग सम मतलब कि क्या, एरिया इक्वल। तो इसका अगर मैं निकाल लूँ तो इसका भी निकाल सकता हूँ। अब लेकिन बात यह है कि इसका हम निकालेंगे कैसे, तो चलते हैं हम हेरन्स फार्मूले की तरफ, जो ये कहता है कि अगर आपके पास किसी भी ट्रायंगल का हाइट नहीं है फिर भी मैं आपको एरिया बता दूंगा। कैसे बता दोगे, हेरन्स फार्मूला ये कहता है कि इनका पहले आप क्या कर लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, बाय हेरन्स फार्मूला, बाय हेरन्स फार्मूला। ये भी ऐसा टॉपिक है, देखिए ट्रायंगल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। अगर हम बात की जाए तो हेरन्स फार्मूला, जिसके अनुसार एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू, ये हो जाता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब सर ये एस क्या है, ये क्या चुनौती है, ए क्या है, घबराने वाली बात नहीं, ए है स्टूडेंट आपके। मान लीजिए कि ये ए है तो इसके अपोजिट इसको आप ए मान लीजिए। ए क्या मान लीजिए, ये है, ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे, सिंस एस इज इक्वल टू होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए ये हो गया, बी ये हो गया, जो कुछ भी है ये सारी, तो 75 प्लस 65 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको भेजो इधर, तो ये हो जाएगा आपका 210 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये कितना
3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका 370 डिग्री, 70 डिग्री आ जाएगा। चलिए 70 डिग्री, कुछ गड़बड़ है क्या? क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखना चाहेंगे हम। चलिए ये 75, 70, देन ये कितना आ जाएगा आपका 2, सॉरी हाँ 2 से डिवाइड करना है, 2 से, यही ये गड़बड़ था, 2 से डिवाइड करना रहता है क्योंकि 3 से नहीं, 3 से तो एवरेज निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना है स्टूडेंट आपको, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 210 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 105 डिग्री, 105 डिग्री। ये हो गया आपका एस का मान। इसलिए अभी आप डायरेक्ट फार्मूला अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ इट ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। फिर यहाँ पे एस माइनस क्या, ए, एस माइनस ए, तो 105 अंश माइनस, अंश में क्यों ले लिया मैं, अंश में क्यों, ये तो सेंटीमीटर में चीज़ें चल रही हैं, सुधार लीजिएगा स्टूडेंट। अंश में लगातार ट्रायंगल्स के क्वेश्चन कर रहे हो तो दिमाग भी थोड़ा साथ नहीं दे रहा है लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बट चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए। 105 में अगर हम ए को माइनस कर दे, ए को मान लीजिए 75, फिर इसी 105 में आप क्या मान लीजिए, बी को माइनस कर लीजिए 65, फिर इसी में आप क्या कर लीजिए 70, 105 में आप क्या कर लीजिए 70 को माइनस कर लीजिए। आइए देखते हैं ये क्या आता है हमारा, 105 गुना यहाँ से कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से आ जाएगा ये 30 इंटू, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा आपका 40 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 35। आइए आपस में अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो क्या आता है ज़रा देख लेते हैं हम जल्दी से जल्दी। अगर हम यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे आ जाएगा ये सबसे पहले 105 गुना 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 40 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1200 इंटू 35। अगर इसमें से बात की जाए तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ से अगर मैं इसको बात की जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 35। देखिए मैं चाहता हूँ तो वीडियो रोक कर आपको बता सकता हूँ, बट आप चीज़ें सीखेंगे नहीं उससे। मेरा उद्देश्य ये है कि आप इनको सीखें कि आखिर ये कैसे बन रहा है। अगर आपके पास इस तरीके का केस आया है तो चलिए मैं इधर का आगे बढ़ा रहा हूँ, अगर ये नीचे अगर नहीं दिख पाएगा तो थोड़ा गड़बड़ होगा। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 35, आप करके देख लीजिए आएगा यही। फिर इंटू इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1200 को 3 इंटू, ध्यान से समझिएगा 400, फिर 35 इंटू 35। अब देखिए स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ से हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट से बाहर कौन निकलता है, स्क्वायर रूट से बाहर वही निकलता है जिनके क्या बनते हैं, जोड़े बनते हैं। तो ये रहा 3, ये रहा 3 का जोड़ा बना, मतलब कि 3 क्या निकल जाएगा यहाँ पे बाहर, यहाँ से मैं बाहर कर लेता हूँ। चलिए 35 ये रहा, 35 ये रहा, 35 भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। 400 का क्या होता है, 20 इंटू 20 तो 20 निकल जाएगा आपका बाहर। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू कितना, 3 इंटू हो जाएगा 700, और ये इस तरीके से 2100, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चीज़ें किस में चल रही थी, सेंटीमीटर स्क्वायर, 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। आया कितना है आंसर, ऑप्शन में मिल रहा है क्या। चलिए एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के आपको एरिया निकालना था, कहाँ पे मिस्टेक हुई है थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे छूट रही हैं क्या, कुछ चीज़ें छूट रही हैं क्या। अच्छा बिल्कुल, कि हमें तो क्या निकालना है, अभी तो हमने एक ही ट्रायंगल का निकाला है, एक ही ट्रायंगल का इतना आया, तो 2 ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, देयरफॉर पैरेललोग्राम का निकालना है, ना कि हमें किसका, हमने क्या निकाला है, ट्रायंगल का निकाला है। हमने ट्रायंगल का निकालने के बाद इसको डबल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए ऑप्शन नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आइए देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, जो कि होगा फिर से आपके फॉर्मूले पर बेस ही क्वेश्चन है ये, जो कि आधारित है आपके रोम्बस पर समचतुर्भुज का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए 9th क्वेश्चन के रूप में हम ले रहे हैं स्टूडेंट आपके रोम्बस पर बेस ये क्वेश्चन है, क्या होता है रोम्बस और समचतुर्भुज किसको कहा जाता है। चलिए समझते हैं हम कि द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 15 मीटर एंड 20 मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स एरिया। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन है ये कि रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है आपका स्क्वायर शेप ही मान के चलिए। स्क्वायर शेप के आप क्या कर लीजिए, कोई भी 2 कॉर्नर को पकड़कर पिचका दीजिए, पिचका दिए, जो कुछ भी आपके सामने बनकर आएगा वही रोम्बस है। तो कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का मान लीजिए कि आपका रोम्बस है। इसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये रहा इसके डायगोनल्स, ये रहे इसके डायगोनल्स। अब डायगोनल्स के वैल्यू दिए गए स्टूडेंट, तो यहाँ पे D1 डायगोनल्स, फर्स्ट डायगोनल के लिए आपको दिया गया है कितना
15 मीटर और डायगोनल 2, सेकंड डायगोनल दे दिया गया है 20 मीटर्स। अब इसका एरिया निकालना है, बस इतना ही चीज़ें दी गई हैं और एरिया आपको बताना है। तो इसका एरिया क्या होता है, इसीलिए एरिया ऑफ ए रोम्बस, एरिया ऑफ ए रोम्बस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू d1 का वैल्यू कितना है, d1 का वैल्यू है 15 और d2 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट आपका 20, d2 का वैल्यू 20, तो 2 और इससे 10 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 150। फिर चीज़ें किस में दी गई, मीटर, तो स्क्वायर मीटर, 150 स्क्वायर मीटर क्या ऑप्शन में है और कौन से ऑप्शन में है जरा देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही आसानी से वो भी बनेगा क्योंकि डायरेक्ट आपके ये जो हैं आपके फॉर्मूले पर या यूं कहें कि जो थ्योरम है उसी पर बेस ये क्वेश्चन है कि इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड विच इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर। तो सबसे पहले कहानी समझ लेते हैं कि इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड, जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करना है जो कि केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित है। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार एक सर्कल, ये रहा सर्कल, सर्कल का ये रहा क्या आपका केंद्र, ये फिर केंद्र से आप मान लीजिए कितनी दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है स्टूडेंट आपका एक जीवा है। जीवा आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, पेरीमीटर पर किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो क्या होती है आपका जो एक लाइन मिलता है वही क्या होता है स्टूडेंट आपका जीवा होता है। चलिए ये ओ हो गया, ये मान लीजिए कि डी है, मान लीजिए डी है। अगर मैं ओ से ए ज्वाइन करता हूँ, मान लीजिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस कितना दे दिया गया है आपको 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे कोई भी बिंदु है उससे हमें मतलब नहीं, हमें तो मतलब होगा हमारे इस कॉर्ड से, इस जीवा से। तो यहाँ से अगर मैं ज्वाइन करता हूँ स्टूडेंट तो ये क्या बनता है आपका इस तरीके से पेरीमीटर पर ही आ रहा है, तो ये भी क्या है आपका रेडियस ही है, तो ये रहा 5 सेंटीमीटर। अब ये कितनी है 3 सेंटीमीटर है। फिर आपको इसका लेंथ बताना है, किसका लेंथ बताना है, इस कॉर्ड का लेंथ बताना है। ध्यान से समझिए फिर से, ये रहा एक सर्कल, ये रहा एक वृत्त, वृत्त का केंद्र O और इसकी त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ से केंद्र O से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है स्टूडेंट एक कॉर्ड है, एक जीवा है। अब इसका लेंथ आपको बताना है। तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि एक थ्योरम ये कहता है कि किसी भी सर्कल के आपके सेंटर को जो ज्वाइन करता है, सॉरी सेंटर से कॉर्ड पर जो लाइन आके मिलती है वो क्या होता है स्टूडेंट इस पर परपेंडिकुलर होता है। सेंटर से अगर इस पर अगर हम क्या करें एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कुछ और जानकारी दी गई है क्या, तो वो क्या होता है इस पर परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट। चलिए क्योंकि परपेंडिकुलर कैसे पता कर लिया हमने, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का डिस्टेंस दिया जाता है तो वो क्या होता है स्टूडेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, लंबवत दूरी ही बताई जाएगी। सपोज करिए मान लीजिए इस बात को मैं बताता हूँ कि क्या इसकी दूरी होगी, मान लीजिए राम ए है और राम यहाँ पे बी पे एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है, ए पे आप खड़े हैं, बी पे कोई दूसरा, दोनों की बिंदु के बीच की दूरी आपको मेजर करना है। क्या आप इस तरीके से तिरछा करेंगे, बिल्कुल कभी नहीं करेंगे स्टूडेंट। आप क्या करेंगे परपेंडिकुलर 90 अंश की डिग्री में आप क्या करेंगे दोनों के बीच की दूरी को मेजर करेंगे। तो यही है कि यहाँ से अगर आपके अवे फ्रॉम द सेंटर अगर बताया गया है कि केंद्र से कितनी दूरी है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या बताया गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बताया गया है। तो इसको क्या लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा ये 90 डिग्री बन जाएगा। अब ये देखिए इस तरीके से ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल AOD में अगर देखें तो आपको क्या मिल गया है OD बराबर 3 सेंटीमीटर, OD बराबर 3 सेंटीमीटर और OA बराबर कितना होगा स्टूडेंट आपका 5 सेंटीमीटर। अब आपको AD निकालना है, ज़रा देखिए AD इतना भाग निकालिए और इसका अगर आप डबल कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसी पर ये कहाँ पे ज्वाइन होंगे स्टूडेंट मिड पॉइंट पे ही ज्वाइन होंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, या बाइसेक्ट करती है, इसको क्या करती है समद्विभाजित करती है। कौन, सेंटर से अगर कोई लाइन हम यहाँ पे क्या करते हैं परपेंडिकुलर डालते हैं। तो चलिए इस तरीके से AD हमें निकालना है, ये जितना होगा वो उतना ही ये होगा। तो AD हमें फाइंड करना है पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा कर्ण का वर्ग मतलब कि 5 का वर्ग गुना बराबर लंब का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, आधार का वर्ग मतलब कि AD का वर्ग। तो यहाँ से हो जाएगा ये 25, यहाँ से हो जाएगा ये 9 और ये हो जाएगा AD का स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम इसको लेके आएंगे स्टूडेंट तो AD का वर्ग हो जाएगा आपका 16 माइनस होगा, तो इस तरीके से AD मिल जाएगा क्या, इधर से हटेगा ये तो AD आ जाएगा
स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4 सेंटीमीटर। क्या आपको एडी निकालना था इतना भाग या इतना भाग, तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू टू मतलब कि ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू टू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख सकते हैं आप स्टूडेंट, ऑप्शन में आपका 8 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अगर बात की जाए तो हमने ये 10 क्वेश्चन का सीरीज़ कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो मैं आपके पेशेंस की तारीफ़ करता हूँ। आप बहुत ही धैर्यपूर्वक काम करें स्टूडेंट, और निश्चित रूप को आपसे इस सफलता को आपके कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि हम जितनी लगन से हम काम करेंगे उतना ही हमारे फैसले हमारे ओर आएंगे। चलिए इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन 21 से 30 नंबर के क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हम ले रहे हैं हर एक क्वेश्चन हर एक वीडियो लेक्चर में, और आपका साथ बना रहा तो ये पूरा हम सीरीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और आप और हम मिलकर ये एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करेंगे और स्कॉलरशिप लेने में हम सफल हो पाएंगे स्टूडेंट। हालांकि मुझे तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी जीत नहीं स्टूडेंट, हमारी जीत होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।